आज तक मेरे पापा ने मुझसे पैसा नहीं मांगा, आज तक मैंने ही पापा से पैसा मांगा है। तो मैंने जितना भी कमाया है आज तक, बचपन से लेकर आज तक, इट स्ट्रेट अवे गोज टू माई फादर, मेरे पापा के पास ही है। तो मेरे घर में लॉकर नहीं है। ओके। तो मेरी वाइफ जब मुझसे पैसा मांगती है तो मैं मेरे सेक्रेटरी आशीष को बोलता हूँ, आशीष पापा से पैसे मांग लो। तो हम आज तक ये चेन फॉलो करते हैं, तो पापा से ही पैसा मांगते हैं। ज़िंदगी में कभी पापा को हम पैसा देंगे नहीं, पापा से पैसा लेंगे हमेशा। ये मेरा लाइफ का नियम है और आज तक यही है और यही रहेगा आज तक। आप शादी में एक्चुअली बिलीव नहीं करते हैं, ऐसी क्या बात है? देखिए, शादी अभी जो टाइम चल रहा है ना शादी का, हाँ। ये सबसे टफ टेस्टिंग टाइम्स है, जहाँ मेल फीमेल जो जेंडर है दोनों स्ट्रांग है। एक ज़माना था जब औरतों को ना राइट्स थी, उनको एक आदमी चाहे तो 4 से शादी कर ले, जाओ क्या कर लेगा, इतना था, गुंडागर्दी इतनी थी। तो औरतें बेचारी क्या करेंगी, डर के मारे पल्लू में रहेंगी, छुप के रहेंगी, बचती फिरेंगी। कोई आ जाएगा, एक राजा आएगा, इसको अटैक कर देगा, सारी बीवी ले जाएगा उसकी, आदमी को मार देगा। तो ये तो हिस्ट्री हमने पढ़ी, तो हिस्ट्री में ये था पहले। तो वो मैरिजेस में मेल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा थी। आज मेल फीमेल इतने इक्वली आ चुके हैं कि यू फील लाइक देयर आर 2 men लिविंग टुगेदर और देयर 2 female लिविंग टुगेदर। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेता है। मुझे लगता है कि अगर शादी में टाइम लिमिट हो, अवधि हो कि 2 साल तक शादी है सपोज, फॉर एग्जाम्पल, मतलब डोंट गेट स्कैंडलाइज्ड, मैं सिर्फ ये अगर बोले 2 साल तक शादी है, तो आदमी को औरत की कदर होगी और औरत को भी आदमी की कदर होगी कि 2 साल के बाद में ये भाग जाएगी यार, इसको प्यार करो, इसको संभाल के सहेज के रखो इसको। मतलब मैं मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैरिजेस में लोग अलर्ट रहे। मतलब जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसको बताऊंगा, देख बेटा तू कहाँ फंस रहा है, तू कहाँ जा रहा है, सोच, तू ये देख ले कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा तू भी, और तू भी सोचेगा ऐसा। तो एटलीस्ट पीपल शुड अलर्ट अस कि हम कहाँ फंस रहे हैं। क्या होता है मैरिज में कोई स्कूल भी नहीं बताता हमको कैसे बिहेव करना है। अब मुझे लगता है कि जो 10 साल पहले मैंने कभी किया मधु के साथ में, आई शुड हैव डन इट, एंड आई ऑल्सो फील उसको भी नहीं करना चाहिए था कुछ ऐसा। ये अकल बाद में आती है, ये मैच्योरिटी है, बचपना है, आप जैसे ग्रो करते हैं। स्कूल होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना चाहिए अपने पति से, कैसे बिहेव करना चाहिए अपनी पत्नी से, कुछ बताना चाहिए। देयर इज नो सब्जेक्ट दैट टीचेस यू व्हाट टू डू आफ्टर मैरिज। यू कोरा जाते हैं अब कंप्लीटली। सोनू, क्या होता है, आई थिंक लव मैरिजेस में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या हो जाता है, यू नो ईच अदर और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं इस रिलेशनशिप से, बिकॉज आप एक दूसरे को जानते हैं। ओके, और जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो आप बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो आप डेली लाइफ में नहीं करने वाले हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट पीरियड होता है शादी के बाद, पहले 3-4 साल जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं। कहते हैं कि मैरिज के 2 साल अगर आप निकाल लें तो शायद आप सर्वाइव कर लेंगे। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने किसी से शादी की, मैं लड़की हूँ, कोई लड़का है, और शादी की, देखा लड़का बड़ा अच्छा है, समझदार है, पैसा कमाता है, वो मालूम पड़े बात करते करते वो ऐसे करता है, करो सपोज ऐसे कई लड़के करते हैं, मैंने बात तो क्या करेंगे, आप फंस गए ना एक बारी, क्या करेंगे? इसलिए लव मैरिज ठीक है। कभी मालूम पड़ गया लड़का हाथ में नाक में हाथ डालता रहता है, या कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, अरे यार सोनू यार, ऐसे आदतें होती किसी को गंदी गंदी, तो अगर कोई ऐसा टक्कर गया तो क्या करेंगे आप? गंदी आदतें होती हैं, खैर इसलिए लव मैरिज बात अब नहीं करेंगे। रोमांस क्या था फर्स्ट? आई थिंक मेरा पहला क्रश था, रोमांस तो नहीं था, क्रश था मेरा। एक्चुअली स्कूल डेज में तो मैंने कभी भी अफेयर नहीं हुआ मेरा। जब मैं मुंबई आ गया उसके बाद में मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, क्योंकि स्कूल डेज में मैं बहुत शर्मिला था। जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था तो मुझे 3rd स्टैंडर्ड की लड़की बड़ी पसंद थी। अच्छा। तो 3 साल तक मुझे वो बड़ी पसंद थी। पर ऑफ कोर्स बहुत बच्चे थे तो कुछ ना बोल सकते थे। फिर बड़े हुए तो भी लड़की पे क्रश हुआ मेरा। उसको मैं जानता हूँ, अभी नाम नहीं लूँगा उसका, शादीशुदा है, बच्चे वाली है, बोल सकते उसको। तो उसको पता है मेरे उस पर क्रश था, पर मैं कभी बोल नहीं पाया कभी भी उसको। थोड़ी हिम्मत खुली थोड़ा सा, हाँ, जब थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ ना, तो लड़कियों ने मुझे बिगाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, आप तो अभी भी बहुत शरीफ है। तो मतलब यूजुअली आपके केस में ज्यादातर लड़कियों ने आपको अप्रोच किया, आपने लड़कियों को अप्रोच नहीं किया? नहीं, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। रियली? नॉट इवन मधुरिमा? मधुरिमा से मेरा दोस्ती शुरू हुई पहले एक्चुअली। वो कहीं मुझे मिली, कैलकाटा में मिली थी मुझे, तो हमारी दोस्ती हुई शुरू। फिर ऐसे कोई ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब किसी ने किसको प्रपोज किया, वो ऐसा नहीं था। आई थिंक लंबे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। और फिर हमने झगड़ा भी बहुत किया, मैंने झगड़ा किया, मतलब झगड़ता ज़्यादा मैं हूँ, वो थोड़ा कम झगड़ती है।
तो इट्स टफ टू हैंडल मी। फिर क्या हुआ, आप उनसे कलकत्ता में मिले फिर? हाँ, उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, देन शी मूव्ड टू बॉम्बे, उसने शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे, और 5-5.5 साल तक हम लोग साथ में भी कॉर्टशिप रही हमारी, और फिर डिसाइड किया कि अब तो बहुत उम्र हो गई हमारी, 28 साल हो गया 28, उस समय लगता था बहुत बड़ी उम्र है 28, मतलब जब थे उस लगता है ओ माय गॉड 28 ईयर्स हो जाएंगे हम लोग, अब लगता है 28 ईयर्स बेटा इतनी जल्दी क्या थी तेरे को शादी करने की, तो फिर लगा कि चलो कर लेते शादी। आई थॉट बुढ़ी हो जाएगी उसको, उसके लिए शादी की मैंने, शादी कर लेते। मेरी मम्मी बहुत ही बढ़िया ज़हीन औरत थी, बहुत ही समझदार और वेल स्पोकन, वेल रेड, डिग्निफाइड, टैलेंटेड, इतना अच्छा गाती थी, इतना अच्छा हैंड राइटिंग उनकी ऐसी, कैलीग्राफी इतनी चलती थी, और सोच समझ, लोगों की इज्जत करना, हमें अच्छी बातें समझाई उन्होंने की। उन्होंने हमको अगर सिखाया होता कि ये अल्लाह को तू अल्लाह मत बोल, तू हिंदू है, तो हम ऐसे ख़राब बनते। उन्होंने हमको बताया कि देख मुस्लिम इसको अल्लाह बोलेंगे, तू इसको भगवान बोलेगा, इंग्लिश में इसको गॉड बोलते हैं, तू सबको मानना बेटा, तू ऐसा नहीं करना कि तेरा ही धर्म सबसे अच्छा। ये सिखाया उन्होंने हमको, अच्छी बातें। तो हम लकी हैं कि हमारी माँ ने हमको, हमारा दिमाग बंद नहीं किया गंदी बातें सिखा के, कि ये बोला कि सबको मिलो, नमस्ते करो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, तमीज़ से पेश आ, इसके पैर पड़। तो मेरी माँ वो थी। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इतनी अच्छी औरत इतनी जल्दी चलेगी, बहुत बड़ा लॉस हुआ मेरा लाइफ में। वन ऑफ माय बिगेस्ट अलाइज आई लॉस्ट। ये स्टाइल आपने कैसे क्रिएट किया, और क्या आपकी वाइफ इसमें आपका हाथ देती है, या आपके खुद ही प्लान किए हुए क्लोथ्स होते हैं? इसके पीछे इंसान का व्यक्तित्व आता है मेरे ख्याल से ज़्यादातर, क्योंकि हम दिल्ली में थे पहले, और वो ज़माना भी ऐसा था जब मैं यहाँ पर आया था 91 में, मुंबई पहली बार आया था सिंगर बनने के लिए। जब मैं आया था तो वो ज़माना ऐसा था कि उस समय हीरो भी ऑरेंज पैंट और ऑरेंज शर्ट पहनते थे, तो हम भी पहनते थे कुछ भी, लाल शर्ट, लाल पैंट और कुछ भी पहन लिया। मोजरीज पहन के घूमता रहा, स्ट्रगल करता था मैं ऐसे। आहिस्ता आहिस्ता फिर बाल बढ़ाने का मौका मिला तो बाल बढ़ा लिए, कभी कटा लिए, कभी एक बार कुछ महीने के लिए रीबॉन्ड कर दिए थे मैंने, स्ट्रेट कर दिए। तो आई जस्ट कीप डूइंग दिस। लंबे बाल थे, फिर कुछ कर्ल ही आपने कुछ ऐसे विंग से कर लिए थे। घर की खेती है, खेल लो, कल हो ना हो, जब तक है खेल लो। खेलते हैं। हाँ, तो कल हो ना हो वाली बात है। कल हो ना हो। मोहम्मद रफ़ी के बहुत 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 फ़ैन लगते हैं आप, क्योंकि आपने शुरुआत भी मोहम्मद रफ़ी जी के गानों से की, और बहुत गाने गाए उनके। एक्चुअली घर में अगर लोग अच्छा सुनते हैं या अच्छी समझ रखते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे पापा और मम्मी दोनों ही अच्छे सुनने वाले भी हैं, ना केवल गाने वाले पर अच्छे सुनने वाले भी थे। क्लासिकल के इतने शौकीन नहीं थे वो, लेकिन फिल्मी म्यूज़िक में इनका ज़्यादा मन था, चाह थी। तो उसमें रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, तरक महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, सैगल साहब जो पितामह हैं, तो और लता जी, आशा जी तो हैं ही, गीता दत्त जी, ये सब थे वो। तो हम सुन के उनको बड़े हुए हैं। इन द कोर्स ऑफ लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम, पापा ने मुझे, हम जब डिस्कशन में मालूम पड़ा कि यार रफ़ी साहब कमाल ही है, वो तो कुछ अलग ही आदमी है। वो अकेले सिंगर हैं जिन्होंने रोमांटिक गाने भी गाए हैं, सैड सॉन्ग्स भी गाए हैं, कव्वालियाँ गाई हैं, भजन गाए हैं, मुस्लिम गीत गाए हैं, कॉमेडी गाने गाए हैं, हम काले हैं तो क्या वो दिलवाले हैं, पेट्रियोटिक गाने भी गाए हुए हैं। हाँ। तो और अलग अलग भाषाओं में भी गाए हुए हैं। तो लगा कि यार रफ़ी साहब को बेंचमार्क मार के चलना चाहिए कि यार इतना वर्सटाइल सिंगर कैसे, सबका अपना अपना एक स्लॉट होता है। ये अकेले थे जिन्होंने सब, मतलब सारे जो तेरा चकराए ये भी गाया हुआ है, और सुख के साथ ही दुख में ना कोई वो भी गाया हुआ है। That's why। बहुत छोटे बचपन में ही आपने गाना शुरू कर दिया था, तो शुरुआत कैसे हुई? 4 साल के थे आप, तो बताइए। 77 से मैं स्टेज पे गा रहा हूँ प्रोफेशनली एक्चुअली। पापा मम्मी दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। पापा तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। उनका देहांत हो गया कुछ 2.25 साल पहले, और उनका प्यार भी ऐसे हुआ था, स्टेज पर हुआ था। लव मैरिज थी उस ज़माने में, घर से भाग के मम्मी ने शादी की थी। उनको बचपन से गाते हुए देखा मैंने, तो स्टेज लगा मुझे कि तो मुझे भी जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, मतलब इट्स बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहिए। आपके फादर मदर दोनों स्टेज पे गाते थे? हाँ, तो मुझे था कि मैं भी जाऊँ, अंदर था मेरे बहुत। तो एक बार ज़बरदस्ती में मैंने बोला, मैं बहुत रोया, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। पापा गा रहे थे, तुम, और पापा मम्मी को बोल रहे हैं कि क्यों रो रहा है, मम्मी बोल रही है जाने के लिए। तो पापा के दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, भेज दो उसको। तो मैं गया स्टेज पे, मैंने गा दिया पापा के सामने, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, क्या हुआ तेरा वादा, वो लगाना। तब से फिर मैं स्टेज पे गा रहा। कि आप स्कूल बदलते रहे बहुत सारे, तो 7 स्कूल बदले मैंने, 7। तो मतलब
कितना एडजस्ट करना एकदम मुश्किल नए होता लोगों था। में। जब तक दोस्त बनते रहे तब तक दोस्त छूट जाते थे। हाँ वही मैं कह रही हूँ। ऐसा तो था। आपके रियली कोई बचपन के दोस्त हैं जो हाँ, आज भी दोस्त हैं? 9th 10th 11th 12th मैंने एक ही स्कूल में की थी, तो उसमें मेरे दोस्त है कैलाश चंदानी, दिल्ली में रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। चिंतन अग्रवाल है मेरे दोस्त, पंकज बजाज मेरा एक दोस्त है, और अभी फिर से मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया, सचिन कांत हमीजा। ऐसे कई लोग मुझे टच में रहते हैं, और हम लोग मिलते रहते हैं। कैलाश से मैं काफ़ी नज़दीक हूँ, रेगुलर हम मिलते रहते हैं। एंड आई लाइक टू कीप माई रूट्स इंटैक्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरी जड़ों से मेरा नाता न टूटे। तो और दोस्त कम हो पर क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। कॉलेज कर पाए? कॉलेज दिल्ली में 11th एंड 12th कॉलेज नहीं होता, स्कूल होता है। स्कूल होता है। तो 12th पास किया एंड इमीडिएटली बॉम्बे आ गया तब, और रुका नहीं गया। बहुत लगा कि नहीं यार अभी करते हैं। और मेरे पापा ने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। मेरी मम्मी, फैमिली हम लोग बड़ा क्लोज नेट यूनिट रहे हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। मेरे पापा मुझे लेकर आए बॉम्बे, जब मैं बड़ा हो गया समझाया मुझे, ये देखिए अंधेरी है, ये बैंड्रा है, यहाँ पे अनु मलिक रहते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी कांत जी का घर है, ये वो स्टूडियो है, ये वो से महबूब स्टूडियो है। तो सब ज्ञान वर्धन किया मेरे पापा ने, क्योंकि वो ऑलरेडी खाक छान चुके थे बॉम्बे की बहुत पहले। तो उनके हिस्से की स्ट्रगल उन्होंने जो है वो मुझे, मेरे लिए समझो, मेरे लिए कर ली वो स्ट्रगल। और मुझे अपना जो भी लर्निंग्स थी एंड अर्निंग्स थी वो सब उन्होंने मुझे सौंप दिया। अच्छा ये बताइए, जब आपने पहला गाना गाया और आप घर आए तो आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था? जब आपने क्या किया उस दिन? पहला गाना एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं कि पहला गाना हो, हम कई गाने गा मतलब चुके थे। रिकॉर्डिंग जब आपने की, पहले गाने की जब रिकॉर्डिंग की और आप घर गए। पहला गाना मैंने गाया था 16 की उम्र में। हाँ। दिल्ली में एक एल्बम बनाया था हम लोगों ने, फादर एंड सन 1 by 1, मैं और मेरे पापा। तो मैंने पहला गाना माइक्रोफोन पे गाया था, मैं गा रहा था। फिर मैंने सुना मेरी आवाज़ अच्छी लगी मुझे, मेरी आवाज़ माइक्रोफोन पे पहली बार सुनी और स्पीकर पे सुनी मैंने बस। तो घर पे गया तो ऑफ कोर्स मम्मी को सुनाया, और पापा तो थे ही वहाँ पे। सो ऐसी चीज़ें हम लोग फैमिली में, और मैं मानता हूँ कि जितने घर छोटे होते हैं उतने रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, करीब होते हैं, हाँ, स्ट्रांग होते अब हैं। घर बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर लगता है कि बच्चा कहीं और पढ़ा है, हम कहीं और पढ़े हैं, मेरा बेडरूम अलग, तेरा बेडरूम अलग। तो हमारे पास 2 ही कमरे थे दिल्ली में, तो हम लोग उसमें खुश थे। घर आए तो ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन था कि अरे सोनू ने गाया, अरे वाह इतना अच्छा गाया। माई मदर वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। मुझे याद है पापा हैं, पर पापा इतना एक्सप्रेस नहीं कहते करते। नहीं है, हाँ। पापा थोड़े से टिपिकल फादर है, मेल एनर्जी। मम्मी बहुत उनका एक जो प्रेम भाव था, उनके चेहरे में दया थी, एक्सप्रेसिव, हाँ। उनके चेहरे में काइंडनेस थी, हाँ। उनके चेहरे में दया भाव, प्यार था। तो वो शी वाज अ प्राउड वुमन ऑलवेज। तो आई रियली मिस, एंड आई थिंक लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे हमारा, सबको लग रहा हो कि मैं अब उनकी मम्मियों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सबको अपनी माँ ऐसी लगती होगी कि माँ ऐसी होती है, सबको प्यार दिया। पहली फिल्म मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट तो काम किया था, फिर मैंने जब मैं सिंगर बन गया तो लोगों ने मुझे फिल्में ऑफ़र की, तो उसका मुझे इतना तजुर्बा था नहीं। फ्रैंकली मुझे नहीं पता था कि फिल्में किस बुनियाद पे एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम तो ये देखते कोई बड़ा आदमी आ गया, बेचारा उम्र में बड़ा है और सीनियर आदमी है, तो उसको हाँ बोल दो। तो मैंने एक फ़िल्म की जो इतनी ख़राब बनेगी भी सोचा नहीं था। वो फिल्म थी जानी दुश्मन। वो एक हास्यास्पद फिल्म बन चुकी है, अभी लोग उसकी बुराई करते हैं, बट आई डोंट रियली लुक डाउन अपॉन द फिल्म। मैंने फिल्म किस लिए की थी, बिकॉज उसमें सनी देओल, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, आफ्ताब शिवदसानी, मनीषा कोइराला, बहुत लोग थे। मैंने सबके सब तो पागल नहीं हो सकते, सब कर रहे हो तो कुछ तो अच्छी होगी। बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये फिल्म इतना बड़ा डिबेकल बनेगी। वहीं से फिर मेरा इंटरेस्ट छूट गया। फिर मैंने काश आप हमारे होते भी की, पर एक बार इंसान की फिल्म जब इट बिकम्स अ पीस ऑफ मॉकरी, तो मुझे लगा कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझे किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में नहीं दे सकते कहीं भी। दे रिस्पेक्ट मी सो मच, और उनको इतना पता है कि इसमें अक्ल है, तो उसने फिल्म कैसे की। हाँ। मैंने इतने 6 साल तक मैंने एक टेलीविज़न शो एंकर किया था। हाँ। उसमें लोग जानते थे कि मेरी सोच क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी वोकैबुलरी क्या है, हिंदी की या इंग्लिश की। तो परिचित थे कि मैं कोई डफर नहीं हूँगा। हाँ। तो ये फिल्म की कैसे, तो वो मैं समझ गया कि एक्सपीरियंस। लव इन नेपाल एक फिल्म थी जो बहुत अच्छी थी, वो भी इतना रिलीज़ नहीं हो पाई। दैट वाज अ गुड फिल्म विच पीपल अप्रिशिएटेड, बट मैं इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी उससे, ना कैसे बोलना है। पहले मैं ना नहीं बोल पाता था। हाँ। कोई आ गया, लग रहा है नहीं चलो पोलाइटनेस में कर दिया, और ये नहीं सोचते थे कि मेरे करियर पे क्या असर होगा। आई हैड नो क्लू अबाउट इट कि कोई फिल्म नैरेटिव स्टेज पे क्या दिख रही है और वो क्या बन के सामने आएगी। आई हैड नो क्लू अबाउट इट। मैंने जब देखा, मैंने बोला भाई
ये फिल्म तो मैं कुछ और देख रहा था अपने मन, अपने जहन में, और ये कुछ और दिख रही है मुझे स्क्रीन पे। तो फिर मैं सीख गया, पर तब तक बाय देन इट वाज लेट, और फिर मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत क्या है। जब तक मुझे, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग सेंसिबल या फिर समथिंग ह्यूमरस। जिस फील्ड में भी रहो किंग होना चाहिए। हाँ, इट और डजंट मैटर, जरूरी नहीं है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे But बात- आप सिंगिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं तो बात ये है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग द किंग और बीइंग सक्सेसफुल, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस। तो एज एन एक्टर भी मैं था, लोग मुझे जो जानते हैं कि मैं बहुत लोगों अच्छी की acting कर मस्तियाँ लेते करता हैं, रहता हूँ। हाँ। उनको पता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, अगर कोई सही से इस्तेमाल करता या करे तो वो ठीक से आ सकती है, पर वो सही कौन है ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैं सेंस ऑफ किसी को ह्यूमर भी बहुत है। आप मजाक एक मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ बात को और सबको हंसा देते हैं, जी, which बस is ब्लेस्ड है जी, ब्लेस्ड है। भगवान का आशीर्वाद है जी, और कुछ नहीं है बस। आपका तो बेटा निवान जी बचपन से ही गाता है। आपने कहा 2 साल की उम्र में भी उसने कुछ गाया, हाँ, और 4 साल की उम्र में आपने कोलावेरी डी का एक वर्जन बनाया जो कि आपने अपलोड किया था यूट्यूब पे, और वायरल, एकदम वायरल हो गया। मतलब उसकी क्या हिट्स उसको मिली हैं कमाल की। तो आप ये कॉन्शियसली उसको सिखा रहे हैं, और आप मतलब ये तीसरी पीढ़ी म्यूज़िकल फैमिली की रहेगी, या एक्चुअली वो क्योंकि पैदा इस माहौल में हुए हैं तो वो बचपन से ही गा ही रहे हैं? मैंने कुछ सोचा नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि मैं एक ऐसे मकाम पे हूँ अपनी ज़िंदगी में जहाँ मैं खुद समझ चुका हूँ कि जैसे बात करते कामयाबी का मतलब कुछ और है। मुझे मेरे बेटे को या मुझे अपने आप को भी एक पैसे का भूखा, कामयाबी का भूखा, फेम का भूखा लालची नहीं बनाना, क्योंकि मैंने जब स्ट्रगल की तो मुझे कुछ पाना था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक लीवर है, लीवर को पकड़ के टास्क कहीं और है। तो आप यहाँ पहुँचे हैं, बट ये नहीं था अल्टीमेट गोल आपका, पहुँचना कहीं और था आपको। आप यहाँ तक जर्नी की आपने सिर्फ वो देखने के लिए, नीचे देख नहीं रहा था, नीचे से दिखा नहीं मुझे वो। हाँ। तो मैं ऊपर चढ़ा तो दिखा मुझे, ओह अच्छा वहाँ पड़ा है, तो मैं देख पाया। तो मैं चाहता हूँ कि निवान वो देखे, और वो ज़रूरी नहीं कि वो उसके लिए सिंगर ही बनना पड़े, या क्योंकि बाप गाता है और तो उसको भी सिंगर बनाए, या एक्टर बनाए, या लेखक बनाए, या डायरेक्टर बनाए, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स तो मेरे वाले ही हैं। मेरे भी इंटरेस्ट बहुत सारे हैं। मैं बचपन में साइंस में बहुत तेज़ था, आई यूज्ड टू लव फिजिक्स एंड ऑल। तो इसका भी सेम है, साइंटिस्ट का दिमाग चलता है, इसका साइंस का दिमाग चलता है। तो आई वॉन्ट हिम टू जस्ट इस समय जस्ट आज़ाद सोचे, जो बनना है वो सोचे, और कुछ ना भी बना अगर तो खुश रहो, बस खुश रहना सीखो। लेकिन इतना टैलेंटेड है, और अगर इतना अच्छा उन्होंने गाया है तो आई एम श्योर जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं और आप जब घर में आपका माहौल है, आप आई एम श्योर बीच बीच में तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट ऑल। शायद वो गाता भी होगा साथ साथ में, तो मतलब वो तो ऑटोमेटिकली एक उसको विरासत में वही तो कह रहा हूँ मिलेगी ही। बट वो प्रोफेशन बने ये मेरा उसमें ये नहीं है, वो मेरा मतलब ये मेरा उसमें दखल नहीं है। उसको जो बनना अगर उसको लगता है, वो हम उसको सब सिखाते हैं। उसको लेटेस्ट बास्केटबॉल का क्रेज़ चला था तो उसको वो भी सिखाया हमने। हम अमेरिका में थे उस समय, लास्ट इसी साल में। उसको पियानो भी सिखाया हुआ है, बट वो उसके अंदर वो भूख नहीं है जितना मेरी थी। हमको किसी ने सिखाया नहीं, हम खुद ही सीखे। हारमोनियम खुद ही सीखा अपने, अभी बजा के। परकशंस नहीं थे तो हमने ऐसे सीख लिया, सोफे के ऊपर, हाँ, या टेबल के ऊपर ऐसे सीख लिया अपने। उसको वो भूख नहीं है इतनी, अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि बहुत भूखा हो इंसान। आई वॉन्ट हिम टू बी अ सेन चाइल्ड। एंड आपको कौन सा मौसम पसंद है? अच्छा, सर्दी। ओके। आपके पसंदीदा लिरिक राइटर? जावेद अख्तर जी मेरे, इतने मैंने उनके साथ काम कर रखा है। लव हिम। घर में क्या पहनना पसंद करते हैं? पुराने कपड़े, 7-8 साल पुराने कपड़े। 70s की आपकी फेवरेट फिल्म? शोले। ओके, ग्रेट। ये पहले सोच लेना चाहिए था मुझे। और कैसे? किस किस्म के गाने गाना पसंद करते हैं? जिन गानों को मेहनत से बनाया गया हो। ओके। आपके मनपसंद म्यूजिक डायरेक्टर? शंकर एहसान लोग बड़े पसंद है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कंटेम्प्रेरी हैं। आप सिंगर ना होते तो क्या होते? मोस्ट प्रॉब्ली मैं साइंटिस्ट होता। अगर आपको चुनना हो हाँ। तो आप रात में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे या दिन में? मैं पसंद तो करूँगा सुबह काम करना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट। मुझे बचपन में ब्लू पसंद था बड़ा, मेरे बेटे को ब्लू पसंद है, बट अब मैं सोच रहा हूँ मैंने ब्लू को थोड़ा त्याग दिया और वाइट अपना लिया। ओके। और आपने वेस्ट की भी ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ एक गाना गाया है, और
और भी कुछ किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। थोड़ा बहुत क्योंकि मैं अमेरिका में रह रहा था कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे कुछ एक समझ में आता है म्यूज़िक वहाँ का, और दिमाग मेरा खुला हुआ है। मैं ओपिनियनिस्टिक नहीं हूँ कि यही म्यूज़िक अच्छा है, ये म्यूज़िक ख़राब है। इनफैक्ट कुछ लोग आजकल के हैं वो ओपिनियनिस्टिक हैं कि अगर मैं कुछ गाऊँ तो वो बोलेंगे, ख़राब लिख देंगे उसमें कि अरे सोनू निगम क्यों गा रहा है, वो तो EDM क्यों गा रहा है। मैंने एक अविची के साथ में हिंदी गाना किया था, उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने कभी कभी कुछ कमेंट किए थे। बट आजकल सोशल मीडिया का मतलब ही ये है आप कि ध्यान मत दिया कीजिए। नहीं, मैं ध्यान देता नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि लोग ओपिनियनिस्टिक हो जाते हैं कभी कभी। आई एम नॉट। नहीं, आई थिंक वो ओपिनियनिस्टिक भी नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट बना रहे हैं टू बी नोटिस्ड। हाँ, तो उसमें वो करते हैं। हाँ।